बीजेपी को वहां पर बड़ी बदनामी सहनी पड़ रही है। अभी बीजेपी ने 157 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की थी और ये बदनामी बीजेपी की इसलिए हो रही है क्योंकि उस सूची में जिन दो लोगों का नाम था उन लोगों ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ये दो लोग कौन हैं? पहला है ये जो कांग्रेस के पूर्व स्वर्गीय नेता थे सोमेन मित्रा, उनकी पत्नी शिखा मित्रा का उस सूची में नाम था और शिखा मित्रा का कहना है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी और शिखा मित्रा ने साथ में ये भी कहा है कि उनकी सहमति के बिना बीजेपी ने उनके नाम की घोषणा कर दी। उन्होंने इस बात को कहा कि शुभेंदु अधिकारी उनसे मिलने आए थे, उन्होंने आग्रह भी किया, लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी हमारे से बिल्कुल अलग है, इसलिए वो चुनाव बीजेपी के टिकट पर नहीं लड़ेंगी। यानी कि शिखा मित्रा ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगी। दूसरा जो सदस्य है वो है टीएमसी विधायक माला साहा के पति तरुण साहा और इनके भी नाम की घोषणा कर दी थी, लेकिन तरुण साहा ने कहा है कि वो टीएमसी के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं और वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। और काफी इससे बीजेपी की किरकिरी हुई है क्योंकि जाहिर सी बात है कि बीजेपी को लग रहा था कि उसके टिकट पर हर उम्मीदवार लड़ना चाहेगा क्योंकि केंद्र में सत्ता पे है और साम दाम दंड भेद से चुनाव के लड़ने की बातें कही जा रही हैं। और जिस तरीके से बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में खबर बनाई थी कि ऐसा लग रहा है कि कमल की ही जीत होगी और हर आदमी कमल के टिकट पर ही लड़ना चाहता है, तो वो आज जो बीजेपी की फैलाई हुई एक जो धारणा थी वो आज धारणा टूटती हुई नजर आ रही है क्योंकि उसी की घोषणा उसी की जो लिस्ट निकाली गई थी उससे दो उम्मीदवारों ने मना कर दिया है बीजेपी की टिकट पर। अब इसको लेकर टीएमसी के लिए एक हंसने वाली स्थिति हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के लिए महुआ मित्रा ने कहा है कि बीजेपी को ज्यादा होमवर्क करना चाहिए। उसी तरह से डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया कि देयर इज सो मच ऑफ एग ऑन बीजेपी स्पेस, और एक अंग्रेजी में वो फ्रेज है कि देयर इज सो मच ऑफ एग ऑन बीजेपी स्पेस। इसका कहने का मतलब यह है कि बीजेपी की बेइज्जती इतनी ज्यादा हुई है कि उसके चेहरे पर बहुत सारे ऐसा लग रहा है कि किसी ने अंडे फेंक दिए हैं और इतने अंडे फेंके हैं कि ऐसा लग रहा है कि एक ऑमलेट बन जाएगा। इसको लेकर डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया है। अब ये जो टिकट से लड़ने को इनकार किया है, ऐसा ही एक मामला केरल में भी सामने आया है। वहां पर 31 वर्षीय वायनाड जिले में मंथावड़ी सीट से एक उम्मीदवार ने चुनाव लड़ने को लेकर मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो राजनीति छोड़ रहे हैं। तो आज सवाल ये उठता है कि जिस बीजेपी को ये अभी तक गलतफहमी थी या वो धारणा जानबूझकर बनाने की कोशिश कर रही थी कि देखिए बीजेपी से हर आदमी टिकट लड़ने के लिए इच्छुक है, तो वो आज धारणा कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है। अब रही बात तरुण साहा की और जो शिखा मित्रा की, कि उन्होंने अगर शिखा मित्रा की मुलाकात शुभेंदु अधिकारी से हुई थी और होने के बाद क्या वाकई में उनकी सहमति थी या नहीं थी, या फिर उन्होंने सहमति दे दी थी और फिर उसके बाद उनको शायद ये एहसास हुआ कि शायद बीजेपी के लिए इस इलाके से जीतना मुश्किल होगा, तो एक आफ्टर थॉट के तहत क्या उन्होंने इनकार किया है, ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है कि शिखा मित्रा ने क्यों मना किया। और रही बात तरुण साहा की, तो हो सकता है कि तरुण साहा को भी कोई ना कोई तृणमूल ने भी प्रलोभन दिया होगा क्योंकि इस बात को लेकर बीजेपी में भी घमासान चल रहा है कि क्यों इतने सारे लोगों को तृणमूल से टिकट दिया जा रहा है। यहाँ तक कि यशवंत सिन्हा ने अपने सत्य हिंदी के एक इंटरव्यू में जो कि मैंने किया था उसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि बोरोड जनता पार्टी है, यानी कि बीजेपी के पास चेहरे नहीं है और उनके पास सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी बची है कि आप दूसरी पार्टी से लोगों को तोड़ो। तो ये तोड़ने की जो मुहिम थी ये जारी थी, बातचीत का जो सिलसिला है वो भी जारी था और इसी के तहत जो दूसरी सूची 157 उम्मीदवारों की निकली है, इसमें से आज काफी ताजुब हो रहा है कि किस तरीके से दो लोगों ने, यानी कि शिखा मित्रा और तरुण साहा ने बीजेपी के टिकट से लड़ने के लिए मना कर दिया है। और
बीजेपी का टिकट ठुकराना अपने आप में बीजेपी की बदनामी तो है ही, साथ में एक साइकोलॉजिकल दबाव भी बीजेपी के ऊपर इससे बनता है। लेकिन जहां तक साइकोलॉजिकल वॉर की अगर हम बात करें इस पूरे पश्चिम बंगाल में, तो अभी अपने हाल में देखा कि जिस तरह से ममता बनर्जी के पैरों में प्लास्टर था और वो अब इमोशनल कार्ड खेलकर एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। फिर हमने देखा कि स्वपन दास गुप्ता को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि महुआ मित्रा ने उनके कैंडिडेचर को लेकर ट्वीट किया था, जो कि कानूनी तौर पर वो सही था और उनको नॉमिनेशन के पहले इस्तीफा, जो कि वो कुछ दिन बाद देते, उनको जल्द से जल्द इस्तीफा देना पड़ा, वरना वो डिस्क्वालीफाई हो जाते। और अब टिकट को लेकर भी एक साइकोलॉजिकल दबाव बीजेपी पर बन रहा है, यानी कि स्वपन दास गुप्ता का इस्तीफा, फिर उसके बाद ये जो 2 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मना कर दिया कि वो बीजेपी के टिकट से नहीं लड़ेंगे, तो आज बहुत सारे सवाल इससे बीजेपी के ऊपर खड़े होते हैं कि बीजेपी जो ये दावे कर रही थी कि देखिए कमल ही खिलेगा पश्चिम बंगाल में, बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिस पर लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, वरना जो बाकी पार्टीज हैं उन पार्टीज को छोड़कर लोग बीजेपी में आना चाह रहे हैं, तो वो आज धारणाएं टूटती हुई नजर आ रही हैं, जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल जीतना इतना मुश्किल नहीं होगा। और ये जो परसेप्शन बनाया जा रहा है कि देखिए बंगाल में सिर्फ बीजेपी ही बीजेपी है, तो ऐसा नहीं है। और खासकर अगर हम साउथ बंगाल की बात करें, जहां पर शुवेंदु अधिकारी इन लोगों से मिले हैं, शिखा मित्रा से, तरुण साहा जैसे लोगों से, तो खासकर जो साउथ बंगाल का इलाका है वो तृणमूल का गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में शुवेंदु अधिकारी ये चुनाव वहां से उस एरिया से निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल जो ये बड़ी खबर है कि किस तरीके से बीजेपी के टिकट को उम्मीदवार ठुकरा रहे हैं, ये अपने आप में बीजेपी के ऊपर एक साइकोलॉजिकल दबाव के रूप में उभर रहा है और बीजेपी की धारणाओं को बिल्कुल तोड़ता है कि सिर्फ कमल ही खिलेगा। यानी कि लोग अपने विजडम को इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग अपने बौद्धिक शक्ति को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ जुड़ना हो सकता है कि खतरे की घंटी हो या खतरे से खाली नहीं होगा। तो लोग यहाँ पर अपने विजडम को इस्तेमाल करते हुए बीजेपी का टिकट ठुकरा रहे हैं और ये बीजेपी की इससे काफी बदनामी हो रही है। जिस तरीके से एक सिलसिला शुरू हुआ है, एक के बाद एक उस यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं वो रिजाइन कर रहे हैं। हमने पहले देखा राजनीतिक विश्लेषक प्रताप भानु मेहता ने रिजाइन किया, उसके बाद अरविंद सुब्रमण्यम जो कि पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं, अरुण जेटली जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उनके अंडर में उन्होंने रिजाइन किया। और अब ये खबर इसलिए ज्यादा तूल पकड़ रही है क्योंकि प्रताप भानु मेहता, जो कि आपने अक्सर उनके इंडियन एक्सप्रेस में कॉलम्स पढ़े होंगे और उन्होंने सरकार की जो नीतियां हैं उसकी काफी आलोचना की है, चाहे वो संवैधानिक मूल्यों को लेकर हो, चाहे एकेडमिक फ्रीडम को लेकर हो, कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, उसको लेकर भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर अपने लेख लिखे हैं और उसको लेकर काफ़ी आलोचना उन्होंने सरकार की है। और अब जो उनका रेजिग्नेशन लेटर सामने आया है वो ऑफिशियल तरीके से उन्होंने इस बात को माना है कि वो उनको इसलिए रिजाइन करना पड़ा क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो यूनिवर्सिटी के लिए एक पॉलिटिकल लायबिलिटी के रूप में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने इस बात को अपने इस रेजिग्नेशन लेटर में लिखा है, जो कि इंडियन एक्सप्रेस और बाकी वेबसाइट्स पर अब ये पब्लिक डोमेन में आ गया है। और उन्होंने इस बात का इशारा किया है कि वो एक राजनीतिक मुसीबत के रूप में नजर आ रहे हैं। इसी की ओर इशारा किया है अरविंद सुब्रमण्यम ने भी। और इसको लेकर बवाल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जितने भी छात्र हैं अशोका यूनिवर्सिटी के, वो अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस रेजिग्नेशन लेटर को विड्रॉ किया जाए। साथ में जो वहाँ की फैकल्टी है वो भी स्टेटमेंट्स इशू कर रही है कि ये जो रेजिग्नेशन लेटर है ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। अब आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों के हवाले से जो खबर छपी है कि जो आशीष धवन है और प्रमथ राज सिन्हा जो अशोका यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं, ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि शायद इनकी प्रताप भानु मेहता से मीटिंग भी हुई थी और उसमें भी राजनीतिक माहौल का हवाला देते हुए संस्थापकों ने कहा है कि जो उनकी जिस तरीके से बौद्धिक हस्तक्षेप प्रताप भानु मेहता ने किया है, तो उसकी वजह से अब अशोका यूनिवर्सिटी उनको रक्षा नहीं दे सकती। और जाहिर सी बात है कि मेहता ने जिस तरीके से कॉलम्स लिखे हैं, सरकार की आलोचना की है, तो वो
अशोका यूनिवर्सिटी को किस तरीके से एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में डालता है, उस बात का उल्लेख सूत्रों के हवाले से किया गया है। और मेहता ने जिस बात को लेकर अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिखा है वो इसी बात को लेकर लिखा है कि उदार विश्वविद्यालय को फलने फूलने के लिए उदार सामाजिक और राजनीतिक माहौल की जरूरत है और वो उम्मीद करते हैं कि उनके इस्तीफे के बाद इसी यूनिवर्सिटी में इस तरीके का एक उदार माहौल छात्रों के लिए मुहैया कराया जाएगा। और इस बात को लेकर काफी आलोचना हुई है, अरविंद सुब्रमण्यम ने भी कहा है। लेकिन जो एक बड़ी पिक्चर इससे सामने आती है कि एकेडमिक फ्रीडम को लेकर बार बार जो आलोचना सरकार की होती रही है, और जब हम एकेडमिक फ्रीडम की बात करते हैं तो यहाँ पर समझना ये जरूरी है कि एकेडमिक फ्रीडम में क्या क्या चीजें आती हैं। एकेडमिक फ्रीडम में किस तरीके से हमने देखा है कि पिछले कई सालों में सेमिनार्स को कैंसिल किया गया, पॉलिटिकली अफिलिएटेड अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं कि राजनीति से जो आपको सरकार की तरफ से जो रिकमेंडेशंस किए जाते हैं जिन नामों को लेकर उनके अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं। छात्रों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए हैं, क्योंकि वो एक कैंपस में पॉलिटिकल स्पीच दे रहे थे। उसी तरीके से किताबों को विड्रॉ किया गया है क्योंकि वो आइडियोलॉजिकली अलाइन नहीं है सरकारों के द्वारा। तो ये सारी चीजों की जो एक बड़ी पिक्चर है वो सामने नजर आती है। और एक एकेडमिक फ्रीडम जिसका उल्लेख प्रताप भानु मेहता और अरविंद सुब्रमण्यम ने जिसको लेकर इशारा किया है, वो अपने आप में एक साफ तस्वीर बयान देता है कि जिस तरीके से एकेडमिक फ्रीडम अब मौजूदा रेजीम में नहीं रह गया है। और आपको बता दें कि पिछले साल भी ये खबरें उठी थी जब एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स को लेकर सामने बात आई थी कि भारत का जो स्कोर है वो बहुत कम है इसको लेकर। और एकेडमिक फ्रीडम में क्या क्या चीजें हैं कि फ्रीडम टू रिसर्च एंड टीच, यानी कि आप अपनी आजादी से चीजों को पढ़ाएं और उस पर रिसर्च करें। आप एकेडमिक एक्सचेंज और डिसेमिनेशन को लेकर उसको लेकर आपको आज़ादी हो, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी हो, कैंपस इंटेग्रिटी हो, कल्चरल एक्सप्रेशन की आपको आज़ादी हो। तो ये सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें अब कैंपसेस में नहीं हो रही हैं और अशोका यूनिवर्सिटी उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। और इससे नुकसान किसका होगा? नुकसान उन छात्रों का होगा जिन्हें प्रताप भानु मेहता और अरविंद सुब्रमण्यम जैसे फैकल्टी मेंबर्स नहीं मिलेंगे। तो इससे आप उन छात्रों का भविष्य अधर में लटका रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी आइडियोलॉजिकल लीनिंग नहीं है, आपको वो राजनीतिक तौर पर वो सूट नहीं करता है, इसलिए आप छात्रों के भविष्य से खेल रहे हैं। तो ये सरकार जो मोदी सरकार है वो ऐसा लग रहा है कि छात्रों के भविष्य से खेलना चाहती है। वो बातें जरूर करती है यंग जनरेशन की, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसको टेक्नोलॉजिकली एडवांस किया जाए, लेकिन ये बातें तभी हो सकती हैं जब उन्हें पूरी तरीके से एकेडमिक फ्रीडम होगा फैकल्टी को पढ़ाने का। लेकिन जिस तरीके से प्रताप भानु मेहता और अरविंद सुब्रमण्यम के एग्जिट की खबरें आ रही हैं वो एक अच्छी सौगात छात्रों के लिए लेकर नहीं आ रहा है। और जब तक फैकल्टी मेंबर्स को इस तरीके का एकेडमिक फ्रीडम नहीं मिलेगा तो तब तक पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज होता रहेगा, छात्रों के साथ समझौता होता रहेगा। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारे आने वाले जनरेशन्स हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, फल फूल रही हैं, वो किस तरीके की जनरेशन आगे बढ़ेगी। क्या ऐसा बनेगा नया भारत? इस पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।